नमस्कार, मैं हूं नरेश और आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी बात जो शायद आज समाज के सामने नहीं आ सकी है। जी हां, एक बहुत बड़ा खुलासा और एक बहुत बड़ी ऐसी घटना जो कि सुनकर आप तो क्या शायद जो भी सुने वो चौंक जाएगा। आज कैसे फंसाया जा सकता है एक निर्दोष आदमी को कानून के शिकंजे में। जी हां, बलात्कार के झूठे केस कैसे बनाए जाते हैं और किस प्रकार से बलात्कार के केस में एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा सकता है, आज हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा ये बातें बताएंगे। कैसे दुरुपयोग हो सकता है उस कानून का जो कि महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, परंतु वही महिलाएं यदि झूठा बलात्कार का केस किसी के ऊपर बनाना चाहें तो कैसे उनको डॉक्टरी सर्टिफिकेट मिल सकते हैं और किस प्रकार से उनके शरीर पर ऐसे निशान बनाए जा सकते हैं जो कि उनके छेड़छाड़ या बलात्कार का सबूत साबित हों। कानूनी गवाह और सर्टिफिकेट भी उसको मिलते हैं। ये किस प्रक्रिया में कैसे इस बात से गुजरा जाता है और कैसे वो लड़की बना सकती है किसी भी निर्दोष आदमी को गुनहगार। जी हां, आज हम करेंगे एक बहुत बड़ा खुलासा जो कि शायद सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये बात एक टीवी चैनल के माध्यम से हमारे सामने आई। टीवी चैनल पर एक महिला ने एक डॉक्टर का इस प्रकार का खुलासा किया है जिसमें कि सर्टिफिकेट देने की बात की गई है। बलात्कार की पुष्टि किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्दोष आदमियों को भी बलात्कार का दोषी घोषित कर दिया जाता है। झूठे केस में कैसे फंसाया जा सकता है, हम आपको दिखा रहे हैं। पत्नी के शरीर पर चोट के झूठे निशान कैसे बनाए जाते हैं, पत्नी की पिटाई का झूठा सर्टिफिकेट कहां से और कैसे मिलता है। इंडिया टीवी की दो जाबाज रिपोर्टर्स ने छुपे कैमरे की मदद से इस रैकेट का पर्दाफाश किया। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे हमारी संवाददाता भूमिका शर्मा ने डॉक्टर से अपने शरीर पर पिटाई के झूठे निशान बनवाए। उनके साथ जया सिन्हा ने अपने कुलीग को फंसाने के लिए झूठे निशान बनवाए। डॉक्टर से इन दोनों को पिटाई के झूठे सर्टिफिकेट इशू किए। हमने आपको दिखाया पकड़े जाने के बाद डॉक्टर्स और उनके साथियों ने क्या कहा। डॉक्टर थोड़े से पैसे में जो सर्टिफिकेट देते हैं वो किसी भी पति को जेल भिजवाने के लिए काफी है, किसी भी परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने के लिए काफी है। भूमिका शर्मा और जय सिन्हा दोनों इस वक्त हमारे साथ में हैं जिन्होंने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। भूमिका, क्या डॉक्टर्स ने सिर्फ सर्टिफिकेट दिया या फिर उन्होंने और भी तरीके बताए पतियों को फंसाने के? जी राजा जी, पहले तो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया। जब सर्टिफिकेट लेके मैं बाहर आई तो जो मेरे साथ टाउट थे उन लोगों ने मुझे बोला कि अगर आपका सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके साथ चलता हूँ एफआईआर करवाने। फिर मैंने बोल दिया कि मैं खुद चली जाऊंगी। फिर 2-3 दिन उनके लगातार फोन आते रहे, मैंने अटेंड नहीं किए। पर जब मैंने उनका फोन उठाया तो उनमें से एक पूछ रहा था कि तुमने एफआईआर करवाई कि नहीं। जब मैंने उसे बहाना बना दिया कि मैं एफआईआर नहीं करवा पाई तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ चलो, पुलिस में मेरी पहचान है, मैं आपकी पक्की एफआईआर बनवा दूंगा और अगर एफआईआर नहीं भी करवानी तो आप मुझे बताइए, मैं आपके पति को उठवा देता हूँ, पिटवा देता हूँ, हाथ पांव तोड़वा देता हूँ, जो भी आप चाहेंगी वो हो जाएगा। पर हाँ, इसके लिए भी उसने कहा है कि जो जो आप काम करवाएंगी उसके लिए आपको अलग से और पैसे देना पड़ेंगे। यानी अगर आप थोड़े से पैसे और देने को तैयार हो जाए तो अगर किसी लड़की का कोई पति हो उसे उठवाया जा सकता है, पिटवाया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है। हाँ राजा जी, अगर मुझे कोई मेरा पति थोड़ा भी परेशान करेगा तो मुझे अब तरीके पता है कि कैसे कैसे लोगों को पति को धमकियां देने हैं। जया, आपसे जब उन्होंने बात की, जब उन्होंने कहा कि आप किस तरह से बलात्कार का झूठा केस बना सकती है, तो उन्होंने आपको क्या क्या तरीके बताए? क्या उन्होंने ये बताया कि अदालत में जब ये केस जाएगा तो किसी तरह का सपोर्ट वो लोग करेंगे? जी राजा जी, ये काफी शॉकिंग था क्योंकि 498 के केस का तो दुरुपयोग होता ही रहा है, बट रेप, अटेम्प्ट टू रेप के जैसे सीरियस मामले के लिए भी उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट बना के दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस जब भी एफआईआर करती है तो वो खुद ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट करवाती है। पुलिस का बंदा कांस्टेबल आता है हॉस्पिटल और वो सर्टिफिकेट बनाता है। लेकिन जो उन्होंने मुझे चोटें दी है वो इतनी पुख्ता है और इतनी स्ट्रांग है कि पुलिस वालों पर बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि इस तरह से वो मेरा केस रजिस्टर कर लेंगे और सिर्फ इस केस रजिस्टर करने से ही वो बंदा इतना डर जाएगा, मेरा कलीग इतना डर जाएगा कि मेरे को आगे कोई परेशानी नहीं होगी और मैं किसी को भी इस तरह से फंसा सकती हूँ। क्या ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कानून में किस तरह की चोटों की जरूरत होती है, किस तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, किस तरह की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए?
जी यकीनन रजत जी, इनको कानून का पूरा ज्ञान है कि किस तरह की चोटें चाहिए जब आपको अटेम्प्ट टू रेप या जबरदस्ती का केस किसी पर लगाना है, किसी पर जबरदस्ती का चार्ज लगाना है। मुझे नाज ने कहा था कि आप इस तरह से आप जाके पुलिस को बताना कि आप जब रात को जब वो आप ऑफिस से वापस आ रही थी तो उसने आपको गाड़ी में खींचा, आपसे जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और इसलिए हम आपके गर्दन पे, आपके हाथ पे निशान बनाएंगे, आप किसिंग मार्क्स और बना लीजिएगा जिससे कि आपका केस और स्ट्रांग हो जाता है। भूमिका, जब आपने इनसे सर्टिफिकेट बनवाया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी? किस तरह का केस आप बना सकती है अपने पति पर और किस तरह से फंसा सकती है? डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम शाम 6 बजे की चोटें बताना, क्योंकि जैसी मैंने चोटें लगाई हैं उससे पूरा कलर और जो चोट के निशान हैं वो शाम 6 बजे के हैं। तुम इधर से सीधे FIR करवाने जाना और FIR में ये बोलना कि मैं मायके वापस आ रही थी और रास्ते में मेरे पति ने मुझे गुंडों से पिटवाया, और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे टाउट्स आपकी मदद करेंगे। मतलब न सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देते, आपको पूरी की पूरी स्टोरी बता देते हैं कि किस तरह की स्टोरी आपको पुलिस को बतानी है, FIR में क्या लिखवाना है। हाँ, और ये बोलते हैं कि आप अगर कोई आपसे पूछता है तो आप ये बोलिए कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से आपके ऊपर अटैक किया गया है और जो गले पे आपके निशान बनाए गए हैं वो एक पेने नाइफ के निशान है। तो आप ये बोलिएगा कि एक आदमी ने आपके ऊपर चाकू से हमला किया था जिसके कारण गले पे निशान बने हैं, और आप अपने पति के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल सकती है। भूमिका, जब इनसे आपने बात की, इन लोगों को क्या जरा भी इस बात का खौफ नहीं है कि वो पकड़े जा सकते हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं? नहीं रजत जी, इस बात का तो बहुत ध्यान रखते हैं। जब मैंने लगातार 2 बार उन्हें अपने मोबाइल से फोन लगाया तो नाज ने मुझे बोल दिया कि अगले बार तुम मुझे मोबाइल से फोन मत लगाना, और अगर तुम मोबाइल से फोन लगाओगे तो मैं तुम्हारा फोन बिल्कुल नहीं उठाऊंगी। उसने सीधे सीधे मुझे ये बोला कि अगले बार जब भी आपको मुझसे बात करनी हो तो जाके PCO से फोन लगाना या मुझे एक मिस कॉल दे देना, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। क्योंकि वो ये कह रही थी कि अगर आपने अगर केस किया तो आपका जो पति का वकील होगा वो आपके मोबाइल रिकॉर्ड्स का ध्यान रखेगा और उसमें हम दोनों पकड़े जाएंगे। और जया, आपका क्या अनुभव रहा? क्या जब इन डॉक्टर से आपसे बात की, उनके कंपाउंडर ने आपसे बात की, उनके जो सपोर्ट स्टाफ है उसने आपसे बात की, क्या आपको लगा कि कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट है या फिर ये इंडिविजुअल से जो काम करते हैं? जी नहीं रजत जी, बहुत बड़ा रैकेट है, पर मेरे साथ ये फायदा हुआ कि भूमिका के केस के होने के बाद 10,000 रुपए मिलने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था, उनका लालच काफी बढ़ गया था। तो मेरे मामले में वो थोड़े से कूल नजर आ रहे थे, थोड़े से आराम से नजर आ रहे थे। मेरे साथ आराम से बैठ के, हमें किसी अंधेरे कमरे में ले जाके आराम से डॉक्टर ने मुझसे बैठ के बातें की थी, देखो इस पंगे में मत पड़ो, इस तरह की हरकतें मत करो। जब मैंने कहा कि नहीं मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, क्या आप बनवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बनवा सकते हैं, जो चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो काफी आराम से थे। हाँ, जब सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्होंने मुझे हिदायत जरूर दी कि जया अब आप यहाँ से बाहर जा रही हैं, इसके बाद आपको इस जगह का जिक्र नहीं करना है, हम लोगों का जिक्र नहीं करना है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, आप जो चाहती थी वो हो गया है, अब आप जाइए अपने कलीग के से बदला लीजिए और उसको अटेम्प्ट टू रेप में, जबरदस्ती के केस में फंसवाइए। और जब उन्होंने पुलिस को देखा वहां पर, जैसे ही सर्टिफिकेट दिया, आपके साथ में पुलिस ने वो तस्वीरें देखी, पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया, तब कैसे रिएक्ट किया? पुलिस को देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हम जब निकल रहे थे तो हमसे यही बात बोल रहे थे कि आप मैरिड हैं, हमने आपकी कितनी हेल्प की, देखिए अब आप आगे भी जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप आइए, हमसे बात कीजिए, हमें जो भी सर्टिफिकेट बनाना हो हम बना देंगे। पर पुलिस को देखते ही उनके होश उड़ गए और उन्होंने वो हमसे इस तरह से हमें देखने लगे कि अरे अभी तो आप इतनी ज्यादा हमसे विश्वास की तरह से बातें कर रही थी, और अब वो काफी दुखी हो गए, अपने बीवी बच्चों का हमें वास्ता देने लगे कि आपने एक परिवार वाले इंसान को फंसा दिया, हम तो आपकी मदद करना चाह रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया, इस तरह की बातें हमसे करने लगे। भूमिका, मैंने सुना आपको इन डॉक्टर से बात करते हुए, क्या आपने उस वक्त इन डॉक्टर से पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या आपने सर्टिफिकेट बनाया तो डॉक्टर ने बड़े प्यार से मुझे बोला कि बेटा मुझे तुम्हें मना किया था कि ये सर्टिफिकेट मत बनवाओ। मैंने बोला आपने मुझे ये मना किया था कि रेप के सर्टिफिकेट अगर मैं जया के लिए बनवाती हूँ तो समाज में उसका नाम खराब होगा। तो उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ गलत सर्टिफिकेट है। मैंने बोला गलत तो आपको बनाना नहीं चाहिए। तो मुझे बोलता हाँ ये मुझसे गलती हो गई, और बाद में मुझे वास्ता देने लगा कि आपने एक गृहस्थी वाले आदमी को फंसा दिया। मैंने बोला आपको ये गलत काम नहीं करना चाहिए था। तो बोलता मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने ये काम कर दिया। रजत जी, लेकिन आप दोनों को ये पूरा यकीन है कि इन लोगों ने अपने पूरे होशो हवास में पैसे का फायदा उठाने के लिए ही ये काम किया?
जी बिल्कुल राजेश जी, पूरे होशोवास में पूरी प्लानिंग के साथ कौन पैसे लेगा, कितने पैसे लेगा, हमें काम से पहले पैसे चाहिए, फीस पहले ली जाती है, किस चीज से निशान बनाए जाएंगे, मतलब मेरे निशान बन नहीं रहे थे क्योंकि स्किन थोड़ी ऑयली, पर वो लगे हुए थे कि निशान तो बनेंगे ही, तभी आप पे विश्वास करेंगे। तो पूरे प्लानिंग के साथ पूरा मोहर लगाई गई, पूरा सर्टिफिकेट लिखा गया, ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, रजिस्टर्स में मेरे नाम की एंट्री की गई और पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट बनाया गया है। सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट है जो हर जगह मान्य है, इसलिए पूरे होशोवास में उन्होंने ये गलत काम जी, किया। जया और भूमिका, हम आप दोनों की सराहना करना चाहते हैं, आपने इतनी हिम्मत करके इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। और मैं समझता हूं कि पूरे देश में ऐसे जो लोग हैं जो सताए हुए हैं ऐसी पत्नियों के, जो झूठे केस उन पर बनवाती हैं, वो जरूर आपको दुआ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखा आपने किस तरीके से एक निर्दोष आदमी को भी गुनहगार करार कर दिया जाता है, किस प्रकार से बनते हैं झूठे गवाह और झूठे निशान और डॉक्टरी रिपोर्ट भी जो कि आजकल मिल जाती है पैसों के बल पर। जी हाँ, कैसे कितने ही निर्दोष आदमियों को ऐसे बलात्कार के केसों में फंसाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे ही कई संतों को आज जो कि निर्दोष साबित हुए हैं उनके बारे में भी कई बार ये बातें सामने आई हैं। जैसे कि बात करें, शंकराचार्य जी भी अभी निर्दोष साबित होकर बाहर आए हैं। वहीं नित्यानंद स्वामी जो कि सीडी प्रकरण के तहत कितने ही मीडिया ट्रायलों से गुजरे, आज वो नित्यानंद स्वामी निर्दोष बाहर आए हैं। वहीं दूसरी ओर स्वामी केशवानंद जी महाराज को तो इस बात के लिए 7 साल तक जेल में भी रहना पड़ा, परंतु बाद में सारे गवाह और सारे सबूत झूठे साबित हुए। उनके जीवन के 7 साल जो जेल में कटे उसको कोई लौटा पाएगा? नहीं। आज बलात्कार के कई बड़े बड़े कानून तो बना दिए जाते हैं, किस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण के नाम पर, महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर कई कानून बना दिए जाते हैं, परंतु क्या यदि वही महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग करते हुए किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाती है तो उसके बारे में भी कहीं कोई कानून तो जरूर बनना ही चाहिए। जी हाँ, हम आपसे बात करें, दूसरी बात जो हम आपके सामने बहुत बड़ी रखने जा रहे हैं कि आज से कुछ समय पूर्व आपने चैनलों पर देखा होगा कि किस प्रकार से नारायण साईं जी को भगोड़ा घोषित किया गया, वांटेड के पोस्टर लगाए गए, 5-5 लाख रुपए तक का इनाम भी लगा दिया गया। परंतु वही नारायण साईं जी के बारे में आज कोर्ट ने इस बात को माना है और इस बात को घोषित किया है कि किस प्रकार उनको भगोड़ा घोषित किया गया। पुलिस को इस बात की फटकार लगाई है सूरत हाई कोर्ट ने। जी हाँ, सूरत हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट ही नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकता है। पुलिस पूछताछ के लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये भारत के कानून का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट ने आज हाई कोर्ट ने, जो सूरत हाई कोर्ट था, उसने आज पुलिस को इस बात के लिए फटकार भी लगाई है। सूरत में नारायण साईं जी का भगोड़ा घोषित करने के विरोध में जो केस चल रहा था, उस केस को सही ठहराते हुए नारायण साईं जी को भगोड़ा घोषित करने पर पुलिस से आज कोर्ट ने जवाब मांगा है। किस आधार पर नारायण साईं जी को भगोड़ा कहा गया? एक संत को भगोड़ा घोषित कैसे किया गया? क्या ये एक संत का अपमान नहीं था? जी हां, उनकी अग्रिम जमानत अर्जी अभी कोर्ट में लगी हुई थी, उसके बावजूद भी उनको भगोड़ा और वांटेड घोषित कर दिया गया। सूरत हाई कोर्ट ने कहा कि जब वो अरेस्ट हुए तब तक अरेस्ट होने के समय तक भी उनको भगोड़ा करार नहीं दिया जा सकता था। किस आधार पर उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया? कैसे निकाला गया नॉन बेलेबल वारंट और किस आधार पर उनको वांटेड घोषित किया गया? इस बात के लिए पुलिस से सूरत हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। जी हां, कोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी। नॉन बेलेबल वारंट जारी करने के लिए सूरत हाई कोर्ट ने नारायण साईं को बिल्कुल निर्दोष ठहराया और ये बात सामने रखी है कि किस प्रकार से नारायण साईं जी के लिए आज ये वारंट निकाला गया और किस प्रकार से उनको भगोड़ा घोषित किया गया। इस बात का जवाब सूरत हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगा है। अब सवाल ये उठता है कि यदि एक संत के लिए इस प्रकार से चलाया गया और इस प्रकार से झूठे इल्जाम लगाकर, जिस प्रकार से नारायण साईं जी को कभी कोट पैंट में तो कभी आतंकवादी के रूप में दिखाया गया और चैनलों पर भरचक तरीके से उनको बदनाम किया गया, आज जब यह कोर्ट का डिसीजन सामने आता है तो क्या यही चैनल नारायण साईं जी के लिए माफीनामा भी चलाएंगे? क्या इस बात की माफी मांगेंगे कि नारायण साईं जी को जो हमने भगोड़ा घोषित किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं? नहीं। क्यों आज ये चैनल संतों को बदनाम करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, परंतु बाद में जब नारायण साईं जी निर्दोष साबित होते हैं और ये भगोड़ा घोषित करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई जाती है तो ये बातें सामने नहीं आती। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से आज हिंदू संस्कृति के संतों को बदनाम करने का एक कुचक्र चला है। इसके अंतर्गत कई लोग मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इस बात का खुलासा भी हुआ है
जी हां, भोलानंद नाम का जो व्यक्ति आज पुलिस के गिरफ्त में है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि इसके पीछे कई बड़े बड़े राजनेता तथा कई बड़ी बड़ी हस्तियां काम कर रही हैं। कई चैनल के मालिक तथा एडिटरों के भी नाम उसने दिए हैं, जो कि संत आशाराम जी बापू और हिंदू संस्कृति को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। वो बातें पुलिस की पूछताछ में सामने आ रही हैं और आपके सामने भी जरूर आएंगी। और जिस दिन ये सच सामने आएगा कि आशाराम जी बापू और नारायण साईं बिल्कुल निर्दोष हैं, तो क्या यही कानून प्रशासन और यही मीडिया संत आशाराम जी बापू से माफी मांगने के लिए आएंगे? ये एक सवाल खड़ा हो जाता है आज जनता के सामने। आज एक 75 वर्षीय संत श्री आशाराम जी बापू को कारावास में रखा हुआ है। जिस प्रकार से एक संत को आज प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से एक संत को सताया जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कि उनके ऊपर तथाकथित छेड़छाड़ का जो इल्जाम लगा है वो अभी सिद्ध भी नहीं हुआ है, और यहाँ तक कि उनको 3 महीने से जमानत भी नहीं मिल पा रही है। ये वही संत हैं, संत आशाराम जी बापू, जिन्होंने पूरे विश्व को आज एक नई दिशा दी है, भारतीय संस्कृति का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, जिन्होंने भारत को समृद्ध और सुदृढ़ बनाया है। 1-2 नहीं, आज 4-4 करोड़ यूथ उनके साथ जुड़ा हुआ है। भारत की इतनी जनसंख्या जिन संत को मानती है, उन संत को आज इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो संत पिछले 13 सालों से एक त्रिनाड़ी शूल नामक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके बारे में मीडिया ट्रायल पे ट्रायल चलाए गए। मीडिया ने तो यहां तक कि सिद्ध भी कर दिया कि त्रिनाड़ी शूल नामक कोई बीमारी ही नहीं होती। अब ये बात कहां से मीडिया को पता लग जाती है और ये बातें मीडिया के सामने कैसे आ जाती हैं कि ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। और पिछले 3 महीने से उनके लिए ना अंदर वैद्य पहुंच पा रहा था और ना दवाइयां। इस बात के लिए कोर्ट में जब अपील की गई थी तो कोर्ट ने भी इस बात को सही ठहराते हुए संत आशाराम जी बापू के लिए आयुर्वेदिक दवाई तथा उनको आयुर्वेदिक इलाज करवाने की अनुमति दी थी। परंतु इस बात के लिए वहां के जो जेलर थे उसको कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि 3 महीने से संत आशाराम जी बापू को दवा क्यों नहीं पहुंचने दी जा रही। कहीं ना कहीं इसमें मीडिया ट्रायलों का भी दोष आता है, जहां बात करें कि आज मीडिया ट्रायलों में बार बार चला दिया जाता है कि महिला वैद, या फिर संत आशाराम जी बापू को त्रिनाड़ी शूल नामक कोई बीमारी होती ही नहीं है, इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है। आज जहां हाई कोर्ट ने उनका आयुर्वेदिक इलाज कराना मान्य कर लिया है, वहीं आयुर्वेदिक विवि में तंत्रकरण विभाग के प्रमुख महेश शर्मा ने बताया कि इस नाम की बीमारी होती है और उसका आयुर्वेद में उल्लेख भी है। आयुर्वेद में ये 3-4 नामों से जानी जाती है। इसको अनंतवात भी कहा जाता है, त्रिशिरसिका भी कहा जाता है और त्रिनाड़ी शूल भी कहा जाता है, जिसका इलाज शिरोधार से होता है। ये बात जब संत आशाराम जी बापू का इलाज करने वाली वैद्य नीता बहन द्वारा कही जा रही थी तो इस बात को किसी ने भी दिखाना उचित नहीं समझा। जी हां, नीता बहन ने तो चैनलों पर आकर भी इस बीमारी का उल्लेख किया था। बापू जी की बीमारी के बारे में कुछ बताइए कि बापू जी को क्या बीमारी है और कब? बापू जी को लगभग पिछले 13 से 14 वर्षों से सिर के दाहिने हिस्से में इस तरफ भयंकर पीड़ा होती है। सतत घूमने से, जागरण से, सतत संभाषण से अथवा जलवायु के परिवर्तन से ये पीड़ा कभी कभी भयानक रूप लेती है। इसे मॉडर्न मेडिसिन में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहा गया है। ट्राइजेमिनल नर्व ये एक 5th क्रैनियल नर्व है जिसके 3 ब्रांचेस है, एक मैक्सिलरी, दूसरी मैंडिबुलर और तीसरी ऑसिपिटल। तो ये इसकी 3 शाखाएं होने के कारण इसे बोली भाषा में त्रिनाड़ी भी कहा जाता है। और चूंकि यह दर्द इस नाड़ी से संबंधित है तो इसे बोली भाषा में त्रिनाड़ी शूल कहा जाता है। आयुर्वेद ने इसे अनंतवात कहा है और इसकी जानकारी अगर आप आयुर्वेद से लेना चाहे तो चरक संहिता, माधव निदान और अष्टांग संग्रह में शिरोरोग नामक प्रकरण में विस्तृत जानकारी आपको इसकी मिल सकती है। और बाकी मॉडर्न मेडिसिन में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इतनी वेल नोन बीमारी है कि कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन अथवा आपके ये जो वेबसाइट्स है इस पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। नीता जी, जैसा कि जोधपुर पुलिस ने बापूजी के टेस्ट कराए हैं और जोधपुर पुलिस का ये दावा है कि जितने भी टेस्ट बापूजी के हुए हैं वो सब उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये साबित करे कि बापूजी बीमार हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब हमने ये याचिका न्यायालय में दाखिल की थी तभी मैंने न्यायाधीश से निवेदन किया था कि ये बीमारी किसी भी प्रकार के MRI अथवा CT स्कैन के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या इसके लिए मेडिकल बोर्ड की स्थापना की जाए। मैंने कहा था अवश्य करें। तो
उस मेडिकल बोर्ड में जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोसर्जन्स थे, जो भी उन्होंने प्रस्तुत किए होंगे, तो वो लोग भी ये निश्चित रूप से जानते हैं कि एमआरआई से इसका डायग्नोसिस नहीं किया जाता। इसका जो दर्द है वो सिर के एक अथवा दोनों तरफ, आंख के पास टेम्पोरल रीजन में, अथवा दांतों के डीप रूट में, अथवा सिर के आगे के और इस लैटरल हिस्से में साइड की तरफ उठता है। तो जब ये दर्द यहाँ उठता है तो पेशेंट स्वाभाविक पहले तो डेंटिस्ट के पास जाता है। काफी समय तक तो डेंटल उपचार चलते हैं। जब डॉक्टर्स एक्सरेज वगैरह निकालते हैं, रूट कैनाल के लिए आवश्यकता है कि नहीं देखते हैं, तो पता चलता है कि इट्स नॉट रिलेटेड विद, इट्स नॉट अ डेंटल केस। फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट अपने तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जब उसमें भी पकड़ में नहीं आता तो कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है स्टेप बाय स्टेप, और जब उस मेडिसिन का प्रभाव देखा जाता है तो धीरे धीरे डॉक्टर ये निश्चित करते हैं कि इन्हें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ये बीमारी हो सकती है। ओके, तो ये इसका एक तरीका है डायग्नोसिस का। बापूजी के जो जोधपुर में इन्वेस्टिगेशंस हुए उसमें केवल एक एमआरआई की जांच करवाई गई और ये कहा गया कि बापू को इस प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, जबकि मैं जानती हूँ पिछले 13-14 वर्षों से ये पीड़ा है और इसके कई प्रमाण मेरे पास है। आपके पास क्या ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो आप कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि हाँ बापू बीमार है और लंबे समय से बीमार हैं और ट्रीटमेंट नहीं? हाँ, एक तो मेरे पास मुख्य प्रमाण पत्र है अहमदाबाद के राज्य वैद्य धनशंकर गौरी शंकर जी का। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो दिल्ली के डॉक्टर बैनर्जी है, बहुत ही विख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक है, इन्होंने 2 जुलाई 2013 मतलब जस्ट 2 महीने पहले ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है और इनकी चिकित्सा पिछले 6 से 7 वर्षों से स्वामी जी लेते हैं। बापूजी ने कहा था कि मुझे त्रिनाली शूल एक बीमारी है, वो है। इस पे पुलिस का और अन्य लोगों का ये कहना था कि त्रिनाली शूल नाम की तो कोई बीमारी नहीं है। तो आप इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखो, मैंने जैसे पहले ये बात आपको स्पष्ट की थी, फिर से कहती हूँ कि ये 5th क्रैनियल नर्व जो है, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है, इसकी 3 शाखाएं हैं, ऑसिपिटल, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो इन 3 शाखाओं के कारण इसे त्रिनाड़ी कहा जाता है और ये दर्द उस नाड़ी से संबंधित होने के कारण इसे त्रिनाड़ी शूल कहा गया। और उन्हें जो पीड़ा है वो उन्होंने व्यक्त करने के लिए एक शब्द का आधार लिया है। क्या आज संत आशाराम जी बापू को आयुर्वेदिक दवाइयां भी नहीं पहुंच पाएंगी? क्या उनको इस प्रकार से प्रताड़ित करना उचित था? क्या संत आशाराम जी बापू ही इस प्रकार के वांटेड हैं कि उनको इतना मीडिया ट्रायलों के बीच में चलाया जाए, बार बार उनके लिए डिबेट पे डिबेट की जाए, जहां अफजल गुरु और बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए इतना समय मीडिया नहीं दे पाता, जहां देश की अन्य समस्याओं के लिए मीडिया समय नहीं दे पाता, वहां एक निर्दोष संत के लिए इतना समय देना मीडिया को कैसे गवारा होता है? जी हां, कहीं ना कहीं या तो कोई पीछे प्रेशर है या इसके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर है। जब ये बातें खुलकर सामने आएंगी तो एक बहुत बड़ा गिरोह और बहुत बड़ा राज सामने आएगा जो कि जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। आज हम जनता से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप गुमराह ना हो और सत्य को जानने का प्रयास करें। कोर्ट के द्वारा जब संत आशाराम जी बापू के पक्ष में निर्णय दिए जाते हैं तो उन निर्णयों को कहीं भी मीडिया चैनलों द्वारा नहीं दिखाया जाता। जैसे कि बात करें कि महिला आश्रम में रहने वाली सभी बहनों का गलत संबंध संत आशाराम जी बापू के साथ बता दिया गया था, परंतु महिला आश्रम में गुजरात महिला आयोग की अध्यक्षा श्री लीला बहन अंकोलिया की पूरी टीम ने जांच करी और वहां पर किसी भी बहन को ना ही जबरदस्ती रखा गया है, वे अपने माता पिता की रजामंदी से रहती हैं तथा स्वाभाविक समाज की सेवा, ध्यान, भजन, पूजा पाठ में लगी हुई हैं और उनके साथ कोई भी ऐसी प्रताड़ना नहीं की जाती। ये बात गुजरात महिला आयोग की श्री लीला बहन अंकोलिया जी ने कही। मीडिया के सामने इस बात को कहा गया, परंतु वो बात दिखाना शायद किसी मीडिया ने गवारा नहीं किया। और दूसरी ओर वहीं छिंदवाड़ा गुरुकुल, जो कि बहन बच्चियों का गुरुकुल कहा जाता है, वहां पर छात्राओं के गुरुकुल में भी ये बात का इल्जाम लगाया गया था कि वहां पर 20 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली और 927 लड़कियां छिंदवाड़ा गुरुकुल छोड़कर भाग गई। हास्यास्पद बात तो तब थी कि 927 लड़कियां कभी उस गुरुकुल में रही ही नहीं है। और दूसरी बात, जब वहां छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा, महिला पुलिस द्वारा जांच की गई तो छात्राओं के गुरुकुल में आज तक कोई भी आत्महत्या नहीं हुई है।
और उस बात को कितना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और ये बात कही गई कि 20 लड़कियों ने आशाराम जी बापू के साथ गलत संबंध न बनाए जाने के कारण दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। अब कितना घिनौना इल्जाम संत आशाराम जी बापू पर लगाया गया, जो कि कानून प्रक्रिया में संत आशाराम बापू निर्दोष पाए गए। तो इस बात के लिए आज मीडिया ट्रायल माफी क्यों नहीं मांगता है? क्यों संत आशाराम जी बापू को बदनाम किया जाता है? वहीं जहां पुलिस द्वारा आशाराम जी बापू के आश्रम में जांच की गई थी पुलिस द्वारा, तो यहां पर एक छोटी सी खिड़की को भोयरा बताकर, गुफाएं बताकर, गुप्त गुफाएं बताकर किस प्रकार से उछाला गया, परंतु वही बात जब सामने खुलकर आई तो मीडिया की पोल खुली की खुली रह गई। आज मीडिया के झूठ पे झूठ जिस प्रकार से खुलकर सामने आ जाते हैं, तो उस बात को मीडिया क्यों नहीं दिखाता? क्यों नहीं ये बात मानी जाती कि कानूनी प्रक्रिया में संत आशाराम जी बापू निर्दोष पाए जा रहे हैं? यहां तक कि पंचेड़ आश्रम में अफीम उगाने तक का इल्जाम लगा दिया गया था और संत आशाराम जी बापू अफीम गुटी खाते हैं, ऐसे तक इल्जाम घिनौने अमृत प्रजापति के द्वारा लगाए गए थे। परंतु जब संत आशाराम जी बापू का मेडिकल चेकअप हुआ तो किसी भी प्रकार का नशा आशाराम जी बापू नहीं करते हैं और पूर्ण रूपेण से संत आशाराम जी बापू स्वस्थ पाए गए हैं। उनके शरीर में किसी भी प्रकार के नशीले तत्व नहीं पाए गए हैं और ना ही अफीम का कहीं उल्लेख किया गया। बात की हद तो तब हो गई जबकि पंचेड़ आश्रम में जाकर वहां जांच की गई, पुलिस द्वारा जांच की गई, तो पंचेड़ आश्रम में जहां पर इल्जाम लगाया गया था कि अफीम उगाई जाती है, वहां अफीम का पौधा तो क्या एक पत्ता भी नहीं पाया गया। वहां कभी अफीम नहीं उगाई गई थी, ये बात भी पुलिस ने पूरी जांच करने के बाद बताई। अब ये जहां संत आशाराम जी बापू के ऊपर इल्जाम लगते हैं, उनके आश्रमों के ऊपर इल्जाम लगते हैं, उनके भक्तों को, निर्दोष भक्तों को फंसाया जाता है, जब वो बातें खुलकर सामने आती हैं और वो निर्दोष भक्त निर्दोष साबित होते हैं और उनके आश्रमों में कहीं भी कोई ऐसी बातें नहीं पाई जाती, तो क्यों संत आशाराम जी बापू को फंसाया जा रहा है? लैंड ग्रेबिंग का मामला भी संत आशाराम जी बापू का काफी उछाला गया, परंतु वहां पर कोई भी ऐसे आश्रम में तोड़फोड़ या फिर किसी भी आश्रम में कोई नुकसान नहीं हुआ है और जानबूझकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आज क्यों संत आशाराम जी बापू को गुमराह करने का, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है संत आशाराम जी बापू के विषय में? संत आशाराम जी बापू एक निर्दोष संत हैं। जब समाज के सामने ये बातें सामने आएंगी तो फिर क्या ये मीडिया और प्रशासन माफी मांगेगा? जी हां, आज जनता के दिलों में ये आवाज है और कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा है कि संत आशाराम जी बापू को फंसाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। इस बात को लेकर काफी जनता में चर्चा है और हम तो यही अनुरोध करना चाहेंगे इस प्रसारण के माध्यम से कि कहीं भी किसी भी संत को इल्जाम सिद्ध होने से पहले ही गुनहगार घोषित न कर दिया जाए। एक बार सच को जानने का प्रयास अवश्य किया जाए। जो कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत यदि वो निर्दोष पाए जाते हैं, जैसा कि आपने अभी वीडियो देखी कि किस प्रकार से एक औरत भी डॉक्टर के पास जाकर बलात्कार के इल्जाम के लिए पूरे सर्टिफिकेट तैयार करवा सकती है, निशान बनवा सकती है शरीर पे, बलात्कार की सारी चीज़ें तैयार करवा सकती है। ये स्टिंग ऑपरेशन जैसे किया गया एक डॉक्टर का और पूरा सरकारी तंत्र के अंतर्गत जाकर वो बलात्कार का इल्जाम लगाते हैं। तो क्या आज के निर्दोष लोगों को फंसाया नहीं जा सकता? इसी निर्दोष प्रक्रिया के तहत क्या संत आशाराम जी बापू को फंसाया नहीं जा सकता? जी हां, आज भारत के कानून के अंतर्गत हम ये नहीं कहते कि कानून व्यवस्था में कहीं चोट है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो जब निष्पक्ष जांच करते हैं तो वो संत निर्दोष भी पाए जाते हैं और उसी कानूनी प्रक्रिया में जब वो संत निर्दोष पाए जाते हैं तो फिर ये मीडिया तंत्र और ये जो प्रशासन के कुछ लोग जो संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उनकी पोल भी खुलकर सामने आ जाती है। आज जनता ये जवाब मांगना चाहती है कि क्यों आज भारतीय संतों को ही निशाने पर रखा गया है, क्यों उनके ऊपर ही सारा टारगेट सिद्ध किया हुआ है, क्यों आज संतों को ही बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में भारतीय संस्कृति, भारत के संत और भारतीय परंपराओं का काफ़ी महत्व रहा है, इसीलिए उनको प्रताड़ित करने का, तोड़ने का प्रयास न किया जाए और उन संतों के बारे में भी सच दिखाने की हिम्मत रखे, यही मीडिया से हम अनुरोध करना चाहेंगे। जी हाँ, सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे और बताते रहेंगे वही नए नए खुलासे जो कि आपके सामने ना आ सके। उन खबरों को लेकर हम बार बार आपके सामने हाजिर होंगे, वही सच्चाइयाँ और वही उम्मीदें जो कि आज मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिल रही हैं, वही सच्चाइयाँ हम आपको बार बार देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। हमारे इसी कार्यक्रम में जुड़े रहें और हम लगातार हर रोज़ आपको नई खबरें, नई सच्चाइयों के साथ हाजिर होंगे संस्था समाचार में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।